हर जगह अपना स्वागत कैसे कराएं, लोगों का दिल कैसे जीता जाए, ये सीखने के लिए आपको ये पुस्तक पढ़ने की क्या जरूरत है। इसके बजाय आप दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त बनाने वाले की तकनीक क्यों नहीं सीखते। वह कौन है? वह आपको कल सड़क पर आता हुआ दिख सकता है। जब आप उससे 10 फुट की दूरी पर होंगे तो वह अपनी पूंछ हिलाने लगेगा। अगर आप रुककर उसे पुचकारेंगे तो वह कूदकर आपसे लिपट जाएगा और अपने प्यार का इजहार करेगा। और आप जानते हैं कि उसके प्रेम की इस अभिव्यक्ति के पीछे उसके दिल में कोई स्वार्थ या कपट नहीं है। वह आपको कोई चीज बेचना नहीं चाहता, या वह आपसे शादी नहीं करना चाहता। क्या आपने कभी यह सोचा है कि कुत्ता ही ऐसा एकमात्र जानवर है जिसे जिंदा रहने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता। मुर्गी को अंडे देने पड़ते हैं, गाय को दूध देना पड़ता है और चिड़ियों को गाना पड़ता है, परंतु कुत्ता आपको सिर्फ प्रेम देता है, प्रेम के सिवा कुछ नहीं देता। जब मैं 5 साल का था तो मेरे डैडी मेरे लिए 50 सेंट में एक छोटा सा पीले बालों वाला पिल्ला लाए थे। वह मेरे बचपन के सुख दुख का साथी था। हर दोपहर 4:30 बजे के करीब वह आंगन में बैठ जाता था और अपनी सुंदर आंखों से सड़क पर देखता रहता था। जैसे ही वह मेरी आवाज सुनता था या मुझे आते हुए देखता था, वह गोली की रफ्तार से दौड़ता था और खुशी और आनंद के स्वर में मेरा स्वागत करते हुए मुझसे लिपट जाता था। टिपी 5 साल तक मेरा सबसे अच्छा दोस्त रहा। फिर और मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगा, वह मुझसे 10 कदम की दूरी पर बिजली गिरने से मर गया। टिपी की मौत दुखद रात को मेरे बचपन का सबसे बड़ा हादसा थी। यह तुमने कभी मनोविज्ञान की कोई पुस्तक नहीं पढ़ी, टिपी। तुम्हें इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। तुम किसी दैवी प्रेरणा से जानते थे कि दूसरों में रुचि लेकर आप 2 महीने में इतने ज्यादा दोस्त बना सकते हैं जितने कि आप 2 साल में बना पाएंगे अगर आप ये चाहें कि दूसरे आप में रुचि लें। मैं इसे एक बार फिर दोहराना चाहूंगा। दूसरों में रुचि लेकर आप 2 महीने में इतने दोस्त बना सकते हैं जितने कि आप 2 साल में बना पाएंगे अगर आप ये चाहें कि दूसरे आप में रुचि लें। ज्यादा परंतु हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो इसी बात की कोशिश करते हैं कि दूसरे लोग उनमें रुचि लें और इसी वजह से वे एक के बाद एक गलतियां करते चले जाते हैं। जाहिर है कि उन्हें अपने प्रयास में सफलता नहीं मिलती और वे असफल हो जाते हैं। लोगों की आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, उनकी मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी दिलचस्पी तो खुद में है। सुबह, दोपहर, शाम, 24 घंटे। न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी ने यह जानने के लिए एक सर्वे किया कि टेलीफोन पर होने वाली चर्चा में किस शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा बार किया जाता है। आप ठीक समझे। सर्वे से यह पता चला कि मैं शब्द सबसे ज्यादा बार बोला जाता है। 500 चर्चाओं में मैं 3900 बार बोला गया। इसी तरह जब आप कोई ग्रुप फोटो देखते हैं जिसमें आपकी तस्वीर हो तो आप सबसे पहले किसकी तस्वीर खोजते हैं? अगर हम सिर्फ लोगों को प्रभावित करने और खुद में उनकी दिलचस्पी जगाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास सच्चे और अच्छे दोस्त नहीं होंगे। सच्चे दोस्त इस तरह नहीं बनाए जाते। के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड एडलर ने व्हाट लाइफ वियना लिखा है, जिस व्यक्ति की दूसरे लोगों में रुचि नहीं होती उसे शुड मान टू यू नाम की एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में उन्होंने जीवन में सबसे ज्यादा कठिनाइयां आती है और वह दूसरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह के व्यक्ति ही सबसे ज्यादा असफल देखे गए हैं। आप मनोविज्ञान पर टेनो पोथियां पढ़ सकते हैं, फिर भी आपको अपने काम का इससे महत्वपूर्ण वक्तव्य नहीं मिलेगा। कि इस वक्तव्य में इतना अर्थ भरा हुआ है कि मैं इसे एक बार फिर इटैलिक्स में दोहराना पसंद करूंगा। एडलर जिस व्यक्ति की दूसरे लोगों में रुचि नहीं होती उसे जीवन में सबसे ज्यादा कठिनाइयां आती हैं और वह दूसरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह के व्यक्ति ही सबसे ज्यादा असफल देखे गए हैं। मैंने एक बार न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में लघु कथा लेखन का एक कोर्स किया। उस कोर्स में एक प्रसिद्ध पत्रिका के संपादक ने हमारी क्लास से चर्चा की। उन्होंने कहा कि वे अपनी डेस्क पर पढ़ी दर्जनों कहानियों में से किसी भी कहानी को उठा लेते हैं और कुछ पैराग्राफ पढ़ने के बाद उन्हें यह मालूम चल जाता है कि लेखक लोगों को पसंद करता है या नहीं। अगर लेखक लोगों को पसंद नहीं करता, उन्होंने कहा, तो लोग भी उसकी कहानी को पसंद नहीं करेंगे। यह अनुभवी संपादक कहानी लेखन के अपने लेक्चर में 2
बार रुका और उसने भाषण देने के लिए क्षमा मांगते हुए कहा, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो आपका पादरी आपको बताएगा, परंतु याद रखें अगर आप सफल कहानीकार बनना चाहते हैं, आपको लोगों में रुचि लेनी होगी। तो अगर यह कहानीकार बनने के बारे में सही है, आश्वस्त हो सकते हैं कि यह लोगों से आमने सामने बात करने के बारे में भी सही है। जब हॉवर्ड थर्स्टन ब्रॉडवे में आखिरी बार अपना शो दे रहे थे भी तो मैं उस शाम को उनके ड्रेसिंग रूम में था। थर्स्टन माने जादूगर थे। 40 साल तक उन्होंने दुनिया भर में घूमकर अपना मायावी जाल रचा था, दर्शकों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर किया था और जनता को आश्चर्यचकित कर दिया था। 6 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने उनके शो देखने के लिए टिकट खरीदे थे और उन्हें लगभग $20 लाख का मुनाफा हुआ था। मैंने मिस्टर थर्स्टन से उनकी सफलता का रहस्य पूछा। इसका स्कूल की शिक्षा से कोई संबंध नहीं था क्योंकि वे बचपन में ही अपने घर से भाग गए थे। वे मालगाड़ियों में सवार होकर अपनी यात्राएं करते थे, भूसे के ढेरों पर सोते थे, घर घर जाकर अपने खाने की भीख मांगते थे और रेल की पटरियों के आसपास लगे विज्ञापनों को पढ़ पढ़कर उन्होंने पढ़ना सीखा था। क्या उन्हें जादू का सबसे अधिक ज्ञान था? नहीं, उन्होंने मुझे बताया कि जादू पर सैकड़ों पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं और बीसियों लोग उनके जितना जादू जानते हैं। परंतु उनके पास ऐसी 2 चीजें थी जो दूसरे लोगों के पास नहीं थी। पहली, उनमें एक क्षमता थी कि वे स्टेज पर अपने व्यक्तित्व को बेच सकते थे। वे एक मास्टर शोमैन थे। वे मानव स्वभाव जानते थे। वे अपने हर काम, हर मुद्रा, आवाज की हर लहर, आंखें उठाने की हर हरकत की पहले से ही रिहर्सल कर लेते थे और उनकी टाइमिंग परफेक्ट थी। परंतु इनके अलावा थर्स्टन की लोगों में वास्तविक रुचि थी। उन्होंने मुझे बताया कि कई जादूगर दर्शकों को देखते हैं और खुद से कहते हैं, मेरे सामने कुछ मूर्ख लोग बैठे हुए हैं जिनमें कोई बुद्धि नहीं है, मैं उन्हें आसानी से मूर्ख बना लूंगा। परंतु थर्स्टन का तरीका पूरी तरह अलग था। हर बार स्टेज पर जाते समय वे खुद से कहा करते थे, मैं कृतज्ञ हूं कि ये लोग मुझे देखने आए। इन्हीं लोगों के कारण मेरी रोजी रोटी इतने अच्छे ढंग से चलती है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इनके सामने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूं। उन्होंने बताया कि स्टेज पर जाने से पहले वे हमेशा खुद से बार बार यही कहते थे, मैं अपने दर्शकों से प्रेम करता हूं। मैं अपने सोच सकते हैं, मैं बिना अपनी तरफ से कुछ जोड़े हुए आपको दुनिया के सबसे प्रसिद्ध जादूगरों में से एक की सफलता का नुस्खा बता रहा हूं। पेंसिल्वेनिया में रहने वाले नॉर्थ वॉरेन के जॉर्ज डाइट का प्रसंग सुनिए। 30 साल तक अपने सर्विस स्टेशन बिजनेस में काम करते रहने के बाद उन्हें मजबूरन रिटायर होना पड़ा क्योंकि उनके स्टेशन की साइट के ऊपर एक नया हाईवे बन रहा था। रिटायरमेंट के बाद निठल्ले बैठे बैठे वे जल्दी ही बोर हो गए, इसलिए वे संगीत के अपने शौक में समय देने लगे। उन्होंने कई प्रसिद्ध संगीतज्ञों से चर्चा करना भी शुरू कर दिया। अपने विनम्र और दोस्ताना तरीके से वे सामने वाले संगीतज्ञ की पृष्ठभूमि और उसकी रुचियों में रुचि लेते थे। हालांकि वे खुद कोई बहुत अच्छे संगीतज्ञ नहीं थे, परंतु उन्होंने कई अच्छे संगीतज्ञों को अपना मित्र बना लिया। उन्होंने प्रतियोगिताओं में भाग लिया और जल्दी ही अमेरिका के पूर्वी भाग के संगीत प्रेमी उन्हें अंकल जॉर्ज, किंजुआ काउंटी के संगीतज्ञ के रूप में जानने लगे। जब अंकल जॉर्ज से हमारी बात हुई तो वे 72 साल के थे और अपने जीवन के हर पल का आनंद ले रहे थे। दूसरे लोगों में लगातार रुचि लेने के कारण उन्होंने अपने लिए एक ऐसे वक्त में नया जीवन खोज लिया था जब अधिकांश लोग ये सोच लेते हैं कि उनका जीवन खत्म हो चुका है। यही थियोडोर रूजवेल्ट की लोकप्रियता का रहस्य था। उनके नौकर तक उनसे प्रेम करते थे। उनके वैलेट जेम्स ई. एमोस ने उन पर एक पुस्तक लिखी है, थियोडोर रूजवेल्ट, हीरो टू हिज वैलेट। इस पुस्तक में एमोस ने इस घटना का वर्णन किया है, मेरी रोजी रोटी इतने अच्छे ढंग से चलती है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इनके सामने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूं। उन्होंने बताया कि स्टेज पर जाने से पहले वे हमेशा खुद से बार बार यही कहते थे, मैं अपने दर्शकों से प्रेम करता हूं, मैं अपने दर्शकों से प्रेम करता हूं। मूर्खतापूर्ण बकवास, आप जो चाहे सोच सकते हैं। मैं बिना अपनी तरफ से कुछ जोड़े हुए आपको दुनिया के सबसे प्रसिद्ध जादूगरों में से एक की सफलता का नुस्खा बता रहा हूं। पेंसिल्वेनिया में रहने वाले नॉर्थ वॉरेन के जॉर्ज डाइट का प्रसंग सुनिए।
30 साल तक अपने सर्विस स्टेशन बिजनेस में काम करते रहने के बाद उन्हें मजबूरन रिटायर होना पड़ा क्योंकि उनके स्टेशन की साइट के ऊपर एक नया हाईवे बन रहा था। रिटायरमेंट के बाद निठल्ले बैठे बैठे वे जल्दी ही बोर हो गए, इसलिए वे संगीत के अपने शौक में समय देने लगे। उन्होंने कई प्रसिद्ध संगीतज्ञों से चर्चा करना भी शुरू कर दिया। अपने विनम्र और दोस्ताना तरीके से वे सामने वाले संगीतज्ञ की पृष्ठभूमि और उसकी रुचियों में रुचि लेते थे। हालांकि वे खुद कोई बहुत अच्छे संगीतज्ञ नहीं थे, परंतु उन्होंने कई अच्छे संगीतज्ञों को अपना मित्र बना लिया। उन्होंने प्रतियोगिताओं में भाग लिया और जल्दी ही अमेरिका के पूर्वी भाग के संगीत प्रेमी उन्हें अंकल जॉर्ज किंजुआ काउंटी के संगीतज्ञ के रूप में जानने लगे। जब अंकल जॉर्ज से हमारी बात हुई तो वे 72 साल के थे और अपने जीवन के हर पल का आनंद ले रहे थे। दूसरे लोगों में लगातार रुचि लेने के कारण उन्होंने अपने लिए एक ऐसे वक्त में नया जीवन खोज लिया था जब अधिकांश लोग ये सोच लेते हैं कि उनका जीवन खत्म हो चुका है। यही थियोडोर रूजवेल्ट की लोकप्रियता का रहस्य था। उनके नौकर तक उनसे प्रेम करते थे। उनके वैलेट जेम्स ई. एमोस ने उन पर एक पुस्तक लिखी है, थियोडोर रूजवेल्ट हीरो टू हिज वैलेट। इस पुस्तक में एमोस ने इस घटना का वर्णन किया है। मेरी पत्नी ने एक बार राष्ट्रपति से पूछा कि बॉब व्हाइट कैसा होता है। मेरी पत्नी ने बॉब व्हाइट कभी नहीं देखा था। रूजवेल्ट ने पूरे विस्तार से बॉब व्हाइट के बारे में बताया। कुछ समय बाद हमारे टेलीफोन की घंटी बजी। एमोस और उसकी पत्नी रूजवेल्ट के घर के पास ही रहते थे। मेरी पत्नी ने फोन उठाया। फोन रूजवेल्ट का था। उन्होंने उसे बताया कि उनकी खिड़की के बाहर बॉब व्हाइट है और वह खिड़की खोलकर उसे देख सकती थी। इस तरह की छोटी छोटी बातें रूजवेल्ट की खासियत थी। जब भी वे हमारे घर के पास से गुजरते थे तो चाहे हम उन्हें दिखे या न दिखे, हम उनकी आवाज सुन सकते थे, ओह एनी या ओह जेम्स। यह एक दोस्ताना अभिवादन था जो वे पास से गुजरते समय हमेशा किया करते थे। इस तरह के मालिक को कौन कर्मचारी पसंद नहीं करेगा? इस तरह के व्यक्ति को कौन पसंद नहीं करेगा? एक दिन प्रेसिडेंट टैफ्ट और उनकी पत्नी कहीं बाहर गए थे और रूजवेल्ट व्हाइट हाउस आए। छोटे लोगों को सच्चे दिल से पसंद करने का तथ्य इस बात से उजागर हो जाता है कि उन्होंने व्हाइट हाउस के सभी पुराने कर्मचारियों को उनके नाम से बुलाया, यहाँ तक कि बर्तन मांजने वाली नौकरानियों को भी। परंतु जब उन्होंने एलिस नाम की कुक को देखा, आकी बट लिखते हैं, तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह अब भी कॉर्न ब्रेड बनाती है। एलिस ने बताया कि वह कभी कभार नौकरों के लिए बनाती है, परंतु मालिक लोग उसे नहीं खाते। उन्हें अच्छे खाने की समझ नहीं है, रूजवेल्ट ने गरजते हुए कहा, और मैं जब प्रेसिडेंट से मिलूंगा तो मैं उन्हें ये बात बता दूंगा। एलिस एक प्लेट में रखकर कॉर्न ब्रेड लाए और रूजवेल्ट ने पूरे ऑफिस में घूम घूम कर उसे खाया और जाते समय मौलियों और मजदूरों का भी अभिवादन किया। उन्होंने हर व्यक्ति को उसी तरह संबोधित किया जिस तरह वे पहले किया करते थे। आइक हूवर, जो व्हाइट हाउस में 40 से प्रमुख प्रवेशक थे, आंखों में आंसू भरकर कहते हैं, पिछले 2 सालों में ये सबसे सुखद दिन था और हम में से कोई भी $100 के नोट के बदले में भी इसे बदलने के लिए तैयार नहीं साल होता थी। महत्वहीन दिखने वाले लोगों में रुचि लेने की यही प्रवृत्ति चैटहम, न्यू जर्सी के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एडवर्ड एम. साइक्स में भी, और इस प्रवृत्ति की वजह से उन्हें एक ग्राहक को बनाए रखने का लाभ भी हुआ। कई साल पहले मैं मैसेच्यूसेट्स क्षेत्र में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में ग्राहकों से मिलने जाया करता था। हिंगहैम में एक दवाई की दुकान में हमारा खाता था। जब भी मैं इस स्टोर में जाता था तो उसके मालिक से बात करने और उससे ऑर्डर लेने से पहले मैं सोडा क्लर्क और सेल्स क्लर्क से कुछ देर तक बातें करने के लिए रुक जाता था। एक दिन मैं मालिक से मिला और उसने मुझसे कहा कि अब वह जॉनसन एंड जॉनसन का सामान नहीं खरीदना चाहता क्योंकि वे अपनी गतिविधियों को फूड और डिस्काउंट स्टोर्स पर केंद्रित कर रहे हैं, जिससे उसकी दवाई की दुकान को घाटा हो रहा है। मैं बहुत निराश हो गया और मैं घंटों तक कार में बैठकर शहर का चक्कर लगाते हुए इस बारे में सोचता रहा। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं वापस जाऊंगा और स्टोर के मालिक से एक बार फिर मिलकर उसके सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करूंगा। जब मैं वापस लौटा तो मैंने हमेशा की ही तरह सोडा क्लर्क और सेल्स क्लर्क से हेलो किया और इसके बाद मैं मालिक से मिलने गया।
वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और उसने मेरा स्वागत करते हुए मुझे सामान्य से दुगुना ऑर्डर दिया। मैंने उसकी तरफ हैरत से देखा और यह पूछा कि कुछ घंटे पहले तो वह मुझे बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं दे रहा था, जबकि अब वह दुगुना ऑर्डर दे रहा था। इसका कारण क्या था? उसने सोडा फाउंटेन वाले कर्मचारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे जाने के बाद ये सोडा क्लर्क में से एक है जो मालिक के अलावा दूसरे कर्मचारियों से बात करने की जहमत उठाते हैं। उसने मुझसे कहा कि आप बहुत ही अच्छे सेल्समैन हैं और अगर किसी सेल्समैन को बिजनेस दिया जाना चाहिए तो वह सेल्समैन आप हैं। मुझे उसकी बात माननी पड़ी और इस कारण मैं आपको पहले से दुगुना ऑर्डर दे रहा हूँ। मैं ये कभी नहीं भूला कि दूसरे लोगों में सचमुच दिलचस्पी लेना सेल्समैन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। वैसे देखा जाए तो ये हर एक के लिए बहुत महत्वपूर्ण गुण है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूँ कि अगर हम किसी व्यक्ति में सचमुच दिलचस्पी लेते हैं, तो वह चाहे कितना ही प्रसिद्ध या व्यस्त क्यों न हो, वह हमारी तरफ ध्यान देगा, हमें अपना समय और सहयोग देगा। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। बरसों पहले मैंने ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में कथा लेखन का एक कोर्स चलाया था। हमने कैथलीन नॉरिस, फैनी हर्स्ट, एडा टाबेल, एल्बर्ट पेसन टेरह्यून और रूपर्ट ह्यूज जैसे प्रसिद्ध और व्यस्त लेखकों को ब्रुकलिन आकर अपने अनुभव सुनाने का आमंत्रण दिया। हमने अपने पत्र में उन्हें ये बताया कि हम उनके लेखन को कितना पसंद करते हैं, हम उनकी सलाह जानने में सचमुच दिलचस्पी रखते हैं और हम उनकी सफलता के रहस्य जानना और सीखना चाहते हैं। हर पत्र पर 150 विद्यार्थियों के हस्ताक्षर थे। हमने ये भी लिखा कि हम जानते थे कि यह लेखक व्यस्त होंगे, इतने व्यस्त की भाषण तैयार करना उनके लिए आसान नहीं होगा। इसलिए हमने उनके लिए प्रश्नों की एक सूची भी साथ लगा दी, जिसके आधार पर वे अपने जीवन और अपने काम की तकनीक पर हमारे सवालों के जवाब दे सकते थे। उन्हें यह अच्छा लगा। ये किसे अच्छा नहीं लगेगा? तो वे अपने घर को छोड़कर, अपने काम धाम को छोड़कर ब्रुकलिन आए और हमारी क्लास में लेक्चर दिया। इसी तरीके से मैंने थियोडोर रूजवेल्ट के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर लेस्ली एम शॉ, टैट कैबिनेट के अटॉर्नी जनरल जॉर्ज डब्ल्यू विकरशैम, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और कई अन्य प्रसिद्ध हस्तियों को अपनी पब्लिक स्पीकिंग क्लास में लेक्चर देने के लिए राजी कर लिया। हम सभी, चाहे हम फैक्ट्री में मजदूर हो, ऑफिस में क्लर्क हो या सिंहासन पर बैठे सम्राट हो, हम सभी ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो हमारी प्रशंसा करते हैं। उदाहरण के तौर पर जर्मनी के कैंसर को ही ले। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के समय पूरी दुनिया उससे नफरत करती थी। उसका अपना देश भी उसके खिलाफ हो गया और उसे अपनी जान बचाने के लिए हॉलैंड भागना पड़ा। करोड़ों लोग उससे इतनी ज्यादा नफरत करते थे कि उनका बस चलता तो वे उसके चिथड़े कर देते या उसे जिंदा जला देते। जब सारी दुनिया उससे नफरत कर रही थी, तब एक छोटे बच्चे ने कैसर को एक सादा, सच्चा पत्र लिखा, जिसमें तारीफ और प्रशंसा साफ झलक रही थी। उस छोटे बच्चे ने लिखा था कि दूसरे लोग चाहे कुछ भी सोचे या कहें, उसकी नजर में विल्हेम ही जर्मन सम्राट थे और वो उन्हें सदा प्रेम करता रहेगा। जर्मन सम्राट इस पत्र को पढ़कर बहुत प्रभावित हुआ और उसने छोटे बच्चे को मिलने के लिए बुलवाया। बच्चा आया, उसकी माँ भी साथ आई और सम्राट ने बच्चे की माँ से शादी कर ली। छोटे बच्चे को लोगों का दिल जीतना सीखने के लिए और प्रभावित करने की कला सीखने के लिए किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं थी। वह सहज अनुभूति से जानता था कि ऐसा कैसे किया जाता है। अगर हम सचमुच दोस्त बनाना चाहते हैं तो हमें दूसरे लोगों के लिए कुछ करना होगा, ऐसा काम जिसमें समय, ऊर्जा और विचार की जरूरत होगी। जब ड्यूक ऑफ विंडसर प्रिंस ऑफ वेल्स थे, तो उन्हें दक्षिण अमेरिका का दौरा करना था। वहां जाने से पहले उन्होंने महीनों तक स्पेनिश भाषा सीखने में मेहनत की ताकि वे वहां के नागरिकों को उसी देश की भाषा में संबोधित कर सकें। और दक्षिण अमेरिकी लोगों को ये बहुत पसंद आया। कई साल से मेरी आदत है कि मैं अपने दोस्तों के जन्मदिन याद रखता हूँ। कैसे? हालांकि ज्योतिष में मेरा जरा भी विश्वास जन्मतिथि और व्यक्ति के स्वभाव में कोई संबंध होता है, फिर मैं नहीं है, पर मैं सामने वाले से पूछता हूँ कि क्या उनके अनुसार उनसे उनकी जन्मतिथि पूछता हूँ। अगर वे कहते हैं 24 नवंबर तो
मैं मन ही मन दोहराता हूँ 24 नवंबर 24 नवंबर, और जैसे ही मेरे दोस्त की पीठ मेरी तरफ होती है, मैं उसका नाम और जन्मदिन लिख लेता हूँ और बाद में इसे अपनी बर्थडे बुक में नोट कर लेता हूँ। हर साल के शुरू में मैं इन जन्मतिथियों को अपने कैलेंडर पैड पर लिख लेता हूँ ताकि वे मेरी नजरों के सामने रहें। जब जन्मदिन आता है तो मैं चिट्ठी या टेलीग्राम भेज देता हूँ। इसका कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है। शायद दुनिया में मैं अकेला ऐसा व्यक्ति होता हूँ जिसे उसका जन्मदिन याद रहा। अगर हम दोस्त बनाना चाहते हैं, अगर हम लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, तो हमें लोगों से उत्साह से मिलना चाहिए। जब कोई आपसे फोन पर बात करे तो भी आपको उसी उत्साह का प्रदर्शन करना चाहिए। इस तरह हेलो बोले कि सामने वाले को ये लगे कि आप उससे बातें करके खुश हो रहे हैं। कई कंपनियां अपने टेलीफोन ऑपरेटर्स को इस तरह बात करना सिखाती है कि उनकी आवाज की टोन से रुचि और उत्साह प्रदर्शित हो। सामने वाले को यह महसूस होना चाहिए, ये लगना चाहिए कि कंपनी उनका ख्याल रख रही है। कल जब हम फोन पर बात करें तो इस बात को जरूर याद रखें। दूसरों में सचमुच दिलचस्पी लेने से न केवल आप लोगों को अपना दोस्त बना लेते हैं, बल्कि आप अपनी कंपनी के ग्राहकों को स्थायी भी बना सकते हैं। न्यूयॉर्क की नेशनल बैंक ऑफ नॉर्थ अमेरिका के एक अंक में ये पत्र प्रकाशित हुआ था। इसे मैडलिन रोजडेल नाम की एक ग्राहक ने लिखा था। मैं आपको ये बताना विनम्र, मददगार और मधुरभाषी है। कितना अच्छा लगता है जब चाहूंगी कि मैं आपके स्टाफ से कितनी प्रभावित हूँ। सभी कर्मचारी लंबी लाइन में इंतजार करने के बाद टेलर मधुर आवाज में आपका स्वागत करती है। 109 पिछले साल मेरी माँ 5 महीने तक अस्पताल में एडमिट रही। अक्सर मैं पैसे निकलवाने के लिए टेलर काउंटर पर बैठी मैरी वी के पास जाती थी। उन्होंने मुझसे हर बार मेरी माँ की तबीयत के बारे में पूछा। वे सचमुच उनको लेकर चिंतित थी। क्या अब भी आपको इस बात में कोई संदेह है कि मिसेज रोजडेल उस बैंक की ग्राहक बनी रहेंगी? न्यूयॉर्क की ही एक बड़ी बैंक ने 4000 वॉल्टर्स को किसी कॉरपोरेशन के बारे में गोपनीय रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा। वॉल्टर्स को मालूम था कि केवल एक ही व्यक्ति उसे सारे तथ्य इतने कम समय में दे सकता था। जब वॉल्टर्स उस प्रेसिडेंट से मिलने गए तो एक महिला ने दरवाजे के अंदर अपना सिर डाला और प्रेसिडेंट को बताया कि उस दिन की डाक में विदेशी टिकट नहीं आए थे। प्रेसिडेंट ने वॉल्टर्स को बताया, मैं अपने 12 वर्ष के पुत्र के लिए डाक टिकट इकट्ठे कर रहा हूँ। वॉल्टर्स ने अपनी समस्या बताई और सवाल पूछना शुरू कर दिया। प्रेसिडेंट ने गोलमोल जवाब दिए जो न तो स्पष्ट थे, न ही वॉल्टर्स की समस्या को सुझाने में सहायक थे। कंपनी का प्रेसिडेंट बात नहीं करना चाहता था और यह साफ था कि उससे बातें नहीं उगलवाई जा सकती थी। कुल मिलाकर यह इंटरव्यू संक्षिप्त और व्यर्थ साबित हुआ था। हमारी कक्षा के सामने ये कहानी सुनाते हुए वॉल्टर्स ने बताया, सच कहा जाए तो मैं नहीं जानता था कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए। फिर मुझे याद आया कि उसकी सेक्रेटरी ने क्या कहा था, डाक टिकट, 12 साल का पुत्र। और मुझे ये भी याद आया कि हमारी बैंक का विदेश विभाग डाक टिकट इकट्ठे करता था। हर देश से आने वाले पत्रों के डाक टिकट हमारे संग्रह में थे। अगले दिन मैं फिर उसी प्रेसिडेंट से मिलने गया और मैंने ये संदेश भिजवाया कि मैं उसके पुत्र के लिए कुछ डाक टिकट लेकर आया हूँ। मुझे बहुत जल्दी बुलवाया गया और उसने मुझसे इतनी गर्मजोशी से हाथ मिलाया जैसे वह संसद का चुनाव लड़ने जा रहा हो। उसकी आंखों में दोस्ताना चमक थी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जब उसने डाक टिकटों को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। हाँ, यह मेरे जॉर्ज को बहुत पसंद आएगा। और वो वाला डाक टिकट कितना सुंदर है। हम आधा घंटे तक डाक टिकटों के बारे में बात करते रहे और उसने मुझे अपने बच्चे की तस्वीर भी दिखाई। इसके बाद उसने मेरे द्वारा चाहिए जानकारी अपने आप दे दी, जबकि मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा था। 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक उसने मुझे वह सब बताया जो उसे मालूम था। उसने अपने स्टाफ को बुलवाया और उनसे सवाल पूछे। उसने कुछ लोगों से फोन पर भी जानकारी ली। उसने मुझे तथ्य, आंकड़े, रिपोर्ट और पत्र व्यवहार सब कुछ दे दिया। अखबार वालों की भाषा में कहा जाए तो मुझे एक स्कूप मिल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे चमत्कार हो गया था। एक और उदाहरण देखिए, फिलाडेल्फिया के सी.एम. नाफले बरसों से एक बड़े चेन स्टोर संगठन को अपना ईंधन बेचने की कोशिश कर रहे थे, परंतु चेन
स्टो संगठन शहर के बाहर के किसी डीलर से ईंधन बुलवाता था और मजे की बात यह थी कि इस ईंधन को नाफले के ऑफिस के दरवाजे के पास ही स्टोर किया जाता था। नाफले ने हमारी क्लास में एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने चेन स्टोर्स पर अपना गुस्सा निकाला और उन्हें देश के लिए अभिशाप बताया। और इसके बाद भी उन्हें हैरत हो रही थी कि वे उन्हें माल क्यों नहीं बेच पाए। मैंने ये सुझाव दिया कि वे दूसरा तरीका आजमाएं। संक्षेप में जो हुआ वह ये था, हमने अपने कोर्स के सदस्यों के बीच एक वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की। वाद विवाद का विषय था, चेन स्टोर्स से देश को लाभ कम है और नुकसान ज्यादा। मेरे सुझाव पर नाफले ने विषय के विपक्ष में यानी चेन स्टोर के पक्ष में बोलने का निर्णय लिया। इसके बाद वे उसी चेन स्टोर संगठन के मालिक के पास गए जिससे वे बुरी तरह चिढ़ते थे। नाफले ने उससे कहा, मैं यहाँ पर आपको ईंधन बेचने नहीं आया हूँ बल्कि आपसे मदद मांगने आया हूँ। फिर उन्होंने वाद विवाद प्रतियोगिता के बारे में बताया और कहा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें। कोई दूसरा व्यक्ति मुझे इसके लाभों के बारे में उतने आंकड़े और जानकारी नहीं दे सकता जितनी कि आप दे सकते हैं। मैं ये प्रतियोगिता जीतना चाहता हूँ और मैं आपकी मदद से ही इससे जीत सकता हूँ। बाकी की कहानी आप नाफले के शब्दों में ही सुनिए। मैंने इस व्यक्ति से केवल 1 मिनट का समय मांगा था। इसी शर्त पर वह मुझसे मिलने के लिए तैयार हुआ था। पर जब उसने मेरी बात सुनी तो उसने मुझसे 1 घंटे और 47 मिनट तक बातें की। उसने एक और एग्जीक्यूटिव को बुलवाया जिसने चेन स्टोर्स पर एक पुस्तक लिखी थी। उसने नेशनल चेन स्टोर एसोसिएशन को फोन करके लिए इस विषय पर हुई वाद विवाद प्रतियोगिता की रिपोर्ट भी मंगाकर मुझे दी। उसे विश्वास था कि चेन स्टोर सचमुच मानवता की सच्ची सेवा कर रहे थे। उसे इस बात पर गर्व था कि वह समाज के बहुत बड़े हिस्से का भला कर रहा था। बातें करते समय उसकी आंखों में चमक थी और मुझे ये मानना पड़ेगा कि उसने मेरी आंखें खोल दी। मुझे ऐसी बातें पता चली जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। उसने मेरा सोचने का नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा मुझे प्रतियोगिता के लिए। जब मैं चलने लगा तो वे मुझे दरवाजे तक छाड़न आए, शुभकामनाएं दी और इसके बाद मुझसे कहा कि मैं इसके परिणाम के बारे में बताने के लिए एक बार फिर उनसे मिलूं। उन्होंने मुझसे जो आखिरी शब्द कहे वह ये थे, मैं चाहूंगा कि आप मुझसे वसंत में फिर मिलें। मैं आपको ईंधन का ऑर्डर देना चाहूंगा। मेरे लिए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं सालों से उसे ईंधन बेचने की कोशिश कर रहा था पर वह मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। और अब वह मेरे बिना कहे मेरे सामने ईंधन खरीदने का प्रस्ताव रख रहा था। मैंने उसमें और उसकी समस्याओं में 2 घंटे तक जो वास्तविक रुचि ली थी उसी की वजह से यह चमत्कार हुआ था। अगर मैं 10 साल तक ये कोशिश करता कि वो मुझ में और मेरे सामान में रुचि ले तो भी ऐसा होना संभव नहीं था। आपने कोई नई बात नहीं खोजी है मिस्टर नाफले। सदियों पहले ईसा मसीह के पैदा होने के भी 1 सदी पहले प्रसिद्ध रोमन कवि पब्लिलियस साइरस ने कहा था, जब दूसरे लोग हम में रुचि लेते हैं तब हम उनमें रुचि लेते हैं। जैसा मानवीय संबंधों के हर सिद्धांत के बारे में सच है, रुचि का प्रदर्शन सच्चा होना चाहिए। इससे रुचि प्रदर्शित करने वाले का ही भला नहीं होना चाहिए बल्कि उस व्यक्ति का भी भला होना चाहिए जिसमें रुचि ली जा रही है। ये 2 वे स्ट्रीट है, दोनों ही पक्षों को लाभ होता है। मार्टिन गिन्सबर्ग, जिन्होंने न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में हमारा कोर्स किया था, बताते हैं कि किस तरह एक नर्स द्वारा ली गई विशेष रुचि ने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। थैंक्सगिविंग डे था और मैं 10 साल का था। मैं शहर के एक अस्पताल में वेलफेयर वार्ड में था और अगले दिन मेरा एक बड़ा पर ऑपरेशन होने वाला था। मैं जानता था कि मुझे महीनों तक दर्द सहना होगा और ठीक होने से पहले बिस्तर पर पड़ा रहना पड़ेगा। मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी थी। मेरी माँ और मैं एक छोटे अपार्टमेंट में रहते थे और हम लोग वेलफेयर थे। मेरी माँ उस दिन मुझसे मिलने नहीं आ पाई थी। जब शाम हुई तो मुझे अकेलेपन, निराशा और डर का प्रबल एहसास हुआ। मैं जानता था कि मेरी माँ घर पर अकेली होंगी और मेरे बारे में चिंतित होंगी क्योंकि उनके पास कोई नहीं होगा जिसके साथ वे खाना खा सके और उनके पास पैसा नहीं होगा कि वे थैंक्सगिविंग डे के डिनर का खर्च इतना उठा सके। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने अपने सिर को तकिए में छुपाकर ऊपर से चादर ओढ़ ली। मैं चुपचाप रोता रहा परंतु मेरे मन में इतनी कड़वाहट थी कि मेरा शरीर दर्द से कराहने लगा।
एक युवा स्टूडेंट नाज ने मेरे रोने की आवाज सुनी और वह मेरे पास आई। उसने मेरे चेहरे से चादर हटाए और मेरे आंसू पोंछना शुरू कर दिया। उसने मुझे बताया कि वह कितनी अकेली थी, उसे दिन भर काम करना पड़ता था और वह अपने परिवार के साथ रहने में असमर्थ थी। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके साथ डिनर लेना चाहूंगा। वह 2 ट्रे भोजन लाए, स्लाइस्ड टर्की, आलू, क्रेनबेरी सॉस और आइसक्रीम। उसने मुझसे बातें की और मेरा डर कम करने की कोशिश की। हालांकि उसकी ड्यूटी शाम 4 बजे खत्म हो जाती थी, परंतु अपनी इच्छा से वह रात को 11 बजे तक रुकी। उसने मेरे साथ गेम्स खेले, मुझसे बातें की और मेरे साथ तब तक रही जब तक कि मुझे गहरी नींद नहीं आने लगी। कई थैंक्सगिविंग डे आए और गए, परंतु हर थैंक्सगिविंग डे पर मुझे वही पुराना दिन याद आता है। मुझे याद आता है कि मैं कितना कुंठित, डरा हुआ, अकेला था और किसी अजनबी ने मुझे वह प्रेम और कोमलता प्रदान की थी जिसकी वजह से मैं सब कुछ सहन करने के काबिल बना। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपको पसंद करें, अगर आप सच्चे दोस्त बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी मदद करने के साथ साथ दूसरों की मदद भी करना चाहते हैं, तो इस सिद्धांत को याद रखें। सिद्धांत 1, दूसरे लोगों में सचमुच रुचि लें।